Bismillahirrahmanirrahim. This is Kids University and I am your English teacher for grade 5. Today we are discussing topics from chapter number 8, that is sentences, phrases and clauses from your grammar tree. सेंटेंस एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर। यानी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो कि हु इज़ अ डूअर ऑफ एनी एक्शन। जो सब्जेक्ट का जो एक्शन, किसी के एक्शन के बारे में, अपने एक्शन के बारे में किसी दूसरे शख्स से उस बारे में बात कर सकता है, किसी तीसरे एक्शन के बारे में। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं। प्रेडिकेट उसे कहते हैं सब्जेक्ट जिस एक्शन के बारे में बात करे। प्रेडिकेट होने की एक शर्त यह है कि प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है जो कि फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब जिसको हम एक इंडिपेंडेंट वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे प्लीज़ सिट डाउन, योर डॉग इज़ बार्किंग, जिसमें ये जाहिर हो कि मेन एक्शन क्या हो रहा है और सब्जेक्ट किस तरह से वो मेन एक्शन कर रहा है। ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जैसे प्लीज़ सिट डाउन। आपको इस सेंटेंस में एक्शन तो मालूम हो रहा है, दैट इज़ सिट डाउन, और आपको ये भी आइडिया हो सकता है कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से ये कह रहा है कि प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, दैट इज़ समवन इज सेइंग टू अदर वन टू सिट डाउन। मगर यहाँ पे डेफिनेट सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसी तरीके से कभी कभी सब्जेक्ट तो मौजूद होगा, उसका प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन सेंटेंस का तीसरा हिस्सा जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, हो सकता है वो मौजूद ना हो, क्योंकि सेंटेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इधर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, द डॉग इज़ बार्किंग, दैट इज द डॉग इज़ अ सब्जेक्ट एंड इज़ बार्किंग इज़ अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का एक मेन वर्ब है दैट इज़ बार्किंग, जिससे आप डेफिनेटली मालूम कर सकते हैं कि डॉग का एक्शन क्या है। अब हम ये मिसालें लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, द मैन वॉज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ मनी, द वेडिंग विल बी हेल्ड एट सनसेट, द बॉयज़ वर रनिंग टू द प्लेइंग फील्ड। अगर हम इसके सब्जेक्ट को अलग से लिखें और इनके प्रेडिकेट को अलग से लिखें, तो द मैन सब्जेक्ट है और इसका जो प्रेडिकेट है जिसमें वर्ब मौजूद है इज वॉज कैरिंग। इस another sentence, the wedding is a subject and will be held is a predicate of this sentence. The boys is a subject and were running is a predicate of this sentence, जो कि ये वाजे कर रहा है कि what is boy running। सब्जेक्ट का बाकी का जुमला उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है और उसको मज़ीद क्लियर करता है, दैट इज़ द मैन वॉज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ मनी। इस सेंटेंस से अ बैग फुल ऑफ मनी से ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो गई कि ये आदमी जो बैग जो लेके जा रहा था वो बैग पैसों से भरा हुआ था। द वेडिंग विल बी हेल्ड एट सनसेट। In this sentence, it was clear that the wedding will be held at some time, but it was not clear but at what time and when or where. By this sentence, these words at sunset, ये clear हो गया कि wedding कब होगी। The boys were running, लड़के भाग तो रहे थे मगर आपको नहीं पता था कि कहाँ भाग रहे हैं। To the playing field, टू द प्लेइंग फील्ड से आपको ये वाजे हो गया कि कहाँ लड़के कहाँ भाग रहे थे। ऐसा सेंटेंस जिसमें कभी सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, जिसमें कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के परफेक्ट कॉम्बिनेशन को हम एक कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। कभी उसमें सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, दैट इज़ प्लीज़ सिट डाउन। कभी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, दैट इज़ द डॉग इज़ बार्किंग। सब्जेक्ट हो सकता है मगर ऑब्जेक्ट ना हो। मगर सेंटेंस हमेशा आपको एक क्लियर डेफिनेट वर्ब के साथ, एक फाइनाइट वर्ब जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब के साथ आपको क्लियर होगा।
दैट इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। उसके दो पार्ट होंगे। नाउ जुमले के ऐसे हिस्से जैसे अ बैग फुल ऑफ मनी, ऐसे जुमले जो कि अगर मैं इस सेंटेंस में से सिर्फ इतने पोर्शन को निकाल दूं, अ बैग फुल ऑफ मनी को निकाल दूं, ऐसे सेंटेंस जो कि सेंटेंस के बगैर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में से अगर निकाल दिए जाएं तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। दैट इज़ अ बैग फुल ऑफ मनी, दैट इज़ एट सनसेट, दैट इज़ टू द प्लेइंग फील्ड। आपको ये नहीं पता कि बैग विच इज़ फुल ऑफ मनी वेयर इट इज़, कहाँ है, किसके हाथ में है, कौन लेके जा रहा है, क्यों है इस बैग में पैसे क्यों हैं। एट सनसेट क्या हुआ, किसके बारे में बात हो रही है। ऐसे सेंटेंसेस जिसका कोई रब्त ना हो, जिसकी कोई माने ना हो, लेकिन जब वो किसी सेंटेंस के साथ जुड़ जाएं तो उस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करें। ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज़ अ बैग फुल ऑफ मनी, एट सनसेट एंड टू द प्लेइंग फील्ड, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस कहलाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लॉजेस। एक कंप्लीट सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, उसको हम एक सेंटेंस कहते हैं। एक कंप्लीट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होता है। एक कंप्लीट सेंटेंस में उसका बैग इज द सब्जेक्ट, द बैग फुल ऑफ मनी, द मैन वॉज कैरिंग अ बैग, द मैन इज अ सब्जेक्ट एंड वॉज कैरिंग अ बैग is a predicate. The bag is a subject and was full of money is a predicate. ऐसे sentences that is the man was carrying a bag, अगर हम and the bag was full of money, अगर हम इन दोनों complete sentences को किसी conjunctions जैसे and, or, nor, because, but इस तरह के conjunctions के साथ जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाएं, जैसे द मैन वॉज कैरिंग अ बैग एंड द बैग वॉज फुल ऑफ मनी। तो ये इस तरह से एक स्टोरी कंप्लीट होती है। दैट इज़ द मैन दैट वॉज कैरिंग अ बैग वॉज फुल ऑफ मनी। इट इज़ मेकिंग अनदर स्टोरी विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन। इस सूरत में जब हम दो सेंटेंसेस कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे पोर्शन ऐसे सेंटेंसेस में जो एक सेंटेंस कहलाता है, कंप्लीट सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस के साथ कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ा गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को फिर हम सेंटेंस नहीं बल्कि क्लॉज कहते हैं। क्लॉज की शर्त यह है अगेन कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज या एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। जैसे आपकी एग्जांपल्स है, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, द फिशिंग, दैट इज़ वन क्लॉज, द फिशिंग बोट्स विल रिटर्न व्हेन द सन सेट्स, इसमें दो क्लॉजेज हैं। विल रिटर्न के बाद व्हेन लगा के हमने द सन सेट उसको हम जोड़ा है और उसको हमने अनदर we have joined two clauses and make another sentence. As soon as the vacation start, we have put the comma and we shall go on the excursion. हम जैसे ही हमारी छुट्टियां ख़त्म, हमारी छुट्टियां शुरू होंगी, हम घूमने फिरने जाएंगे। There are two clauses. इसी तरीके से clauses में बाज़ औक़ात आप कोई फ्रेज़ या क्लॉज जब सेंटेंस में जोड़ते हैं, अगर वो किसी नाउन को डिफाइन कर रहा हो, दैट फ्रेज और क्लॉज विल बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज। बाज़ वक़्त कोई फ्रेज या क्लॉज, अगर आपको फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस समझ में आ गया है, तो बाज़ वक़्त कोई फ्रेज या क्लॉज जब किसी एक्शन को डिफ़ाइन कर रहा हो, यानी कि वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा हो, तो हम उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। हमने पिछली दफ़ा जरंड पढ़े थे। बाज़ औक़ात कोई ing वर्ब्स यानी एक्शन वर्ब्स हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं और उसमें हम किसी चीज़ के बारे में या उसकी कोई हैबिट को डिफ़ाइन करते हैं और वहाँ पे हम उसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं और वो वर्ब नहीं
बल्कि फिर जेरंड कहलाता है। ऐसे वर्ब जो बतौर नाउन इस्तेमाल हो उन्हें हम जेरंड कहते हैं। तो बाज़ औक़ात जब किसी सेंटेंस में कोई फ्रेज़ यानी जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उसे जेरंड कहते हैं और वो नाउन के तौर पे हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोई फ्रेज़ या क्लॉज एज अ नाउन यूज़ कर रहे हों, जैसे किसी चीज़ का नाम या किसी आदत का नाम, तो हम उसको फिर नाउन फ्रेज़ कहते हैं। Now let's do exercise on page number 40. Say which of the underlined groups of words are phrases and which are clauses. ये कह रहे हैं कि underlined words जितने भी इस exercise में हैं इन तमाम sentences में बताइए कि ये phrase हैं या clause हैं। हमारी पहले ही बात हो चुकी है कि ऐसा sentence जिसमें subject और predicate मौजूद हो यानी main verb और उसको करने वाला मौजूद हो तो हम ऐसे सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं। और एक सेंटेंस जो कि सेंटेंस का खुद बजाते खुद जो टुकड़ा हो मगर अगर उसको अकेले निकाल के रख दिया जाए और उसका कोई सेंस ना बने, उसमें मेन वर्ब ना हो, उसमें कुछ सब्जेक्ट भी ना हो, तो फिर हम उसे फ्रेज़ कहते हैं। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फ्रेजेस हैं और कौन कौन से क्लॉजेज हैं। अ मैन who was walking through the forest heard the roar of the tiger. Who was walking through the forest? अगर हम इस सेंटेंस को अलग से निकाल के रखें, it seems like who is a subject, was walking is a verb, and through the forest is an object. Here it is a perfect combination of an interrogative sentence, so it will be a clause. The flowers, all fresh and beautiful, will soon fade. All fresh and beautiful is a kind of phrase. So we will call it a phrase because it does not have a subject, neither it has a predicate. Number 3, my brother, a good footballer, will play for the school team next year. A good footballer is underlined, and as you can see that there is neither a subject nor a predicate, therefore it will be a phrase. The travelers who were hungry and thirsty were looking for a hotel. Travelers जो who were hungry and thirsty, who is a subject, were hungry is a main verb and thirsty. Were is a verb and hungry and thirsty is an object. Therefore, it is a clause. We will call it a clause. कॉपी में आपको सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस के बाद कॉमा लगा के आपने ब्रैकेट में लिखना है क्लॉज और उसके बाद आपने पूरा सेंटेंस कंटिन्यू करना है। डू नॉट बिलीव all that you hear. All that you hear is a part of a sentence and it's not clearing anything and neither it has yes, all that you hear, here you is a subject. Here is a verb that is a finite verb and all that. What are you hearing is all that. Therefore, it is a clause. Gave the giant's garden no flower. Gave is a main verb. The giant is the subject. And whose garden? That's a giant's garden. No flower is an object. Therefore, it is again a clause. The scholar was sitting all by himself. All by himself does not have a finite verb. Therefore, it is a phrase. Again, full of books. Again, it does not have any finite verb. Therefore, it is a phrase. In her new clothes. In her new clothes again does not have any finite verb. Neither it has a predicate nor it has a subject. Therefore, it is a phrase. As pretty as doll. It is a phrase. Bill looking sad and upset. Bill is looking sad. Bill is not looking anywhere. Bill खुद कहीं नहीं देख रहे हैं बल्कि वो दिख रहे हैं. So therefore, here looking is an ing form of adjective. How it is looking? Sad and upset. Sad that he had lost all the tickets for the test match.
Okay. Here, looking sad and upset is a phrase, but he had lost all the tickets. He is a subject, had lost is a verb, and all the tickets for the test match. Therefore, this sentence, this clause, and this group of word is a clause. During the vacation. During the vacation is not defining any action, nor defining that who has done. Therefore, it is a phrase. Now, only a month away is again a phrase because it does not have a finite verb or neither a subject. Number 11. The tea, too sweet and too hot. It does not have a finite verb, neither it has a subject. Therefore, it is a part of a sentence but not a clause. It will be a phrase. Here, the ancient times, a winner at the Olympic Games was given wreath of laurel leaves. In this sentence, you are provided two underlined sentences. At the Olympic Games. At the Olympic Games, अगर आप अलग से देखें तो इसका कोई मायने नहीं बनता, मगर ये सेंटेंस का पार्ट है. Therefore, it is a phrase. Again, of laurel leaves, again it is a phrase. Do you know the actor who played the role of Hamlet? Here, who is the subject, plays is the verb, and the role of Hamlet is an object. Therefore, it is a clause. Played is a finite verb, that is the main verb or the direct verb. No train, however fast. However fast is a phrase because it doesn't have any finite verb as well. When the man fell asleep. The man is a subject. Fell asleep is a verb. Therefore, the man fell asleep. Therefore, it is a clause. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज कैसा होता है, एडवर्ब फ्रेज कैसा होता है और नाउन फ्रेज कैसा होता है. हम बात करेंगे क्लॉजेस के बारे में कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे होते हैं. आज आपकी क्लास में हमने डिफ़ाइन भी किया. फॉर योर फर्दर एक्सप्लेनेशन हम इसको मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं, नाउन फ्रेज क्या होते हैं और नाउन क्लॉज क्या होते हैं. नेक्स्ट वीक हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 9, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. एक्सरसाइज को कॉपी में कीजिए. एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 40 इसको अपनी कॉपी में लिखिए, सॉल्व कीजिए. एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच गई है, विच आर क्लॉजेज एंड विच आर फ्रेजेस. और आपको ऐसा करना है कि आप जब यहाँ तक पहुँचे अंडरलाइन वर्ड तक, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाइए और लिखिए फ्रेज, और उसके बाद आप कॉमा लगाइए और आगे सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए. इसी तरीके से सेंटेंस के आखिर में फ्रेज नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, ताकि पता लगे कि आप अंडरलाइन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं या कर रही हैं. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़.